73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में, है ना। इसमें अब देखेंगे कि हमने इसमें बात की थी कि भाई 3 टियर का स्ट्रक्चर इसने समझाया था, 3 टियर स्ट्रक्चर की बात की थी, है ना। इसमें क्या था कि भाई एक पंचायती राज सिस्टम होगा जिसमें 3 टियर की बात कर रहा है वो, ठीक है, कि 3 टियर का स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक सबसे ऊपर होगा एपेक्स पे जिला, फिर उसके नीचे ब्लॉक, फिर उसके नीचे ग्राम। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं कि भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कैसा सिस्टम आ गया। देखो सबसे ऊपर है यहाँ पर, ये आफ्टर 73rd है, ठीक है ना। अब तक जो एट प्रेजेंट जो एग्जिस्ट होता है ये है, पहले किसने क्या बोला ये सबसे मतलब नहीं है, एट प्रेजेंट कैसा है उससे हम देख रहे हैं, ठीक। उसके नीचे होंगे देखो, ठीक, फिर उसके नीचे होगा और फिर उसके नीचे एक और, ठीक। ऊपर लेवल पर कौन सा है सबसे ऊपर, स्टेट, ठीक। यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे होते हैं एमएलएस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, स्टेट में। उसके नीचे ये बोल रहा है कि भाई जिला परिषद होनी चाहिए, जिला परिषद होगी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिला परिषद या फिर इसको बोल रहे हैं जिला पंचायत, ठीक है, या फिर जिला पंचायत, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद इसको बोलेंगे ब्लॉक लेवल पर, इसको बोला जाएगा पंचायत समिति, या फिर ब्लॉक पंचायत, समझ में क्या। उसके नीचे ये सबसे नीचे कौन है, ये है तुम्हारा ग्राम पंचायत, ग्राम या फिर विलेज पंचायत, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। ये 3 टियर का स्ट्रक्चर है, पहला टियर, दूसरा टियर और तीसरा टियर, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं 3 टियर। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो भी गवर्नमेंट काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। ये हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो गवर्नमेंट काम करेगी वो सारी कहलाएगी लोकल गवर्नमेंट, समझ में क्या। उसमें अर्बन साइड पे अलग होती है, रूरल साइड पे अलग। 73rd काहे से डील करता है, ये करता है रूरल साइड से, ठीक है ना। तो रूरल साइड में ये होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है, क्लियर है ये बात, ठीक। अब देखो इसमें क्या बोला कि भाई कैसा स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। यहां पर देखो इसने क्या बोल दिया, इसने क्या बना दिया, पहला क्या था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी पहले, जिससे हम काहे से हमको रिप्रेजेंट करा जाता था, एमएलएस के थ्रू। अब काहे में हमने इसको शिफ्ट कर दिया, समझ में क्या, शिफ्टेड, यस, ये शिफ्टेड कहां से कहां तक हो गया, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ठीक। मतलब एट प्रेजेंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी है तो हाँ है, पार्टिसिपेटिव भी है तो है, तो दोनों हमको दोनों डेमोक्रेसी मिल रही है, समझा क्या। अब समझो इसने क्या बोला था, कमेटी ने क्या बोला, ये अच्छे से समझना है इसको जो मैं बोल रहा हूँ। देखो इस पर 2 लोग होंगे, एक होंगे मेंबर्स। अब एक काम करना, यहाँ पर एक सेपरेट डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसको बना लिए हो, इसको बना लिए हो तो मैं आगे बढ़ू, ठीक है, ठीक है। ये देखो अभी सिर्फ 3 लेवल का ही बना रहा हूँ, ऊपर वाला तो लास्ट डायग्राम में हमने देख ही लिया, 3 स्ट्रक्चर पर, और ये तीन था, ये था। अब यहाँ पर देखो 2 लोग होंगे, हर चीज को 2 लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एक होंगे कुछ मेंबर्स होंगे प्लस उसका चेयरपर्सन होगा कोई, ठीक है। सब हर स्ट्रक्चर में इधर भी कुछ मेंबर्स होंगे, मेंबर्स, इसमें भी कौन कौन होंगे, मेंबर्स प्लस चेयरपर्सन, ठीक। ऊपर वाले में भी कुछ मेंबर्स होंगे
मेंबर्स प्लस चेयरपर्सन। ठीक, क्लियर है ये बात? मेंबर्स होंगे और चेयरपर्सन होंगे। ठीक, तो अब देख लो तुम कि भाई 3 लेवल पर हमने देखा था, स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना कि 3 लेवल पर एग्जिस्ट होंगे, 3 लेवल पर एग्जिस्ट हो रहे हैं और हर लेवल पर क्या होंगे, मेंबर्स होंगे और चेयरपर्सन होंगे। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलता है, जो मेंबर लेवल है, ठीक है ना, मेंबर लेवल है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग चुने होंगे, कैसे चुने जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए, डायरेक्टली इलेक्टेड। यहाँ पर लोग कैसे आएंगे, जिनको लोग खुद चुन करके भेज रहे होंगे, समझा गया, यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड आएंगे। क्लियर है? ऊपर वाले में भी डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे और उसके ऊपर वाले में भी डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे, समझा गया? 3 लेवल मैंने बता दिया, तीनों लेवल पर कुछ मेंबर्स होंगे और कुछ चेयरपर्सन होंगे, समझा गया? अब ये जो चेयरपर्सन होगा यहाँ पर सबसे नीचे पर, ये कौन सा है, ये विलेज लेवल है, ये ब्लॉक लेवल है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है। यहाँ पर जो चेयरपर्सन होगा, समझ में आ गया, ये डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। ठीक, अब ये डायरेक्टली इलेक्टेड हमने बोल तो दिया कि भाई डायरेक्टली इलेक्टेड होगी, इनको चुनेगा कौन, उस गांव के सारे 18+ लोग जो होंगे, समझ में आ गया, उस गांव, अब ये मेंबर्स तो गांव के ही होंगे ना, पंच जिसको हम बोलेंगे, वो पंच को कौन चुनेगा, उन्हीं के गांव के लोग, तभी तो हम बोल रहे थे कि भाई लोकल का पार्टिसिपेशन होगा और लोकल लोग ही चुनेंगे। वो 18+ वाले जो भी वहां पे वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होंगे, उनको हम क्या बोल देते हैं, वो गांव के क्या कहलाते हैं, बताओ? ग्राम सभा के मेंबर्स कहलाएंगे, ग्राम सभा। तो वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, ग्राम सभा के द्वारा, समझना क्या, ये अपने दिमाग में रख लो। ग्राम सभा क्या होती है, ऑल द एडल्ट्स 18+ जो भी रजिस्टर्ड है, कहां, अंडर वोटर लिस्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, समझा क्या, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जहां जहां पे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर रजिस्टर्ड हो गए वो, तो वोटर लिस्ट में, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि भाई ग्राम सभा के मेंबर हो गए। ये डायरेक्टली इलेक्टेड है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड है, मतलब मेंबर लेवल पर देखो कैसे हो रहा है, डायरेक्टली इलेक्टेड हो रहा है, समझ में आ रहा है? मेंबर लेवल पर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब चेयरपर्सन पे मैंने बताया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होगा, डायरेक्टली होगा तो उसको भी कौन चुनेगा, ग्राम सभा ही चुनेगी। और अगर इनडायरेक्टली हो रहा है, तो इनडायरेक्टली कहां से होता है, तो ये बात समझ लो, इनडायरेक्टली होता है इन्हीं, यही मेंबर्स इनको चुन करके भेजते हैं, मतलब इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति होगा, समझा गया, जिनको वो लोग खुद ही चुन रहे होंगे, मेंबर्स जो जिसको हमने चुना है। समझ में आ गई क्या बात बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ग्राम सभा थी, ग्राम सभा ने डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और मेंबर्स को चूज किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि चेयरपर्सन को भी डायरेक्ट ग्राम सभा के लोग ही चुन ले, समझ में आ गया, लेकिन अगर ग्राम सभा के लोग ही चुनेंगे, ये देखो, तो इसको हम बोल देंगे डायरेक्टली इलेक्टेड है। बट इनडायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली कैसे, कि ये मेंबर्स हैं जिसको ग्राम ग्राम सभा ने चुना है, उन्हीं में से कोई एक मेंबर यहाँ पे बन जाए, और उसको चुनेगा कौन, इन्हीं में से आपस के लोग ही सहमति से भाई उसको एक चेयरपर्सन बना दे, समझ में आ रहा है? ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हो सकता है, कहां पर, विलेज लेवल पर, विलेज लेवल पर यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर और यहाँ पर ओनली इनडायरेक्टली ही होता है, ओनली इनडायरेक्टली, कंफ्यूजन मत करना, अच्छे से समझ लो, ओनली इनडायरेक्टली ही आएंगे। अब ये इनडायरेक्टली कैसे होंगे, अब देखो समझो इधर पे, ये जो चेयरपर्सन होंगे, ऐसे सोचो इस ब्लॉक के अंदर ये तो एक विलेज है ना, ऐसे बहुत सारे विलेज होंगे कि नहीं होंगे, हर विलेज का एक चेयरपर्सन होगा जिसको सरपंच बोल रहे हैं हम, समझ में आ गया, ऐसे बहुत सारे विलेज होंगे, ठीक है, तो इसका एक चेयरपर्सन, इसका एक चेयरपर्सन, इसका एक चेयरपर्सन, इसका चेयरपर्सन, इसका एक चेयरपर्सन, इसका एक चेयरपर्सन, ये जो यहां से लोग थे ये इसके भी सदस्य हो जाएंगे, समझो, ये जो ब्लॉक लेवल की जो कमेटी बनेगी, उसमें मैंने क्या क्या बताया, कौन कौन है, एक तो ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स हैं जो कि कहां से डायरेक्टली इलेक्टेड चुन रहे हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली इलेक्टेड,
फिर मैंने क्या बताया कि भाई कुछ चेयरपर्सन भी होंगे ना, चेयरपर्सन, ये कहाँ पे लिखा था मैंने, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चेयरपर्सन भी होंगे। फिर मैं एक तीसरी चीज बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अब सोचो ये ब्लॉक है, इसमें इसका भी चेयरपर्सन है, इसका भी चेयरपर्सन है, इसका भी चेयरपर्सन है, इसका भी और इसका भी। ये लोग ऑटोमेटिक एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाते हैं। समझ में आ गया? मतलब जब ब्लॉक लेवल पर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो हर एक गांव का जो भी हेड होगा, पंच होगा, कुछ लोग तो ब्लॉक लेवल पर चुने ही जा रहे हैं, ये देखो डायरेक्टली इलेक्टेड, ब्लॉक लेवल का जब चुनाव होगा उसमें चुनाव होगा, प्लस कुछ क्या बोल रहा मैंने, एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएंगे। एक्स ऑफिशियो मतलब ये जो विलेज के जो भी सरपंच हैं वो इसके ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन अब एक तीसरा व्यक्ति भी मैं बोल रहा हूँ, कौन होगा वो, जिसको मैं बोल रहा हूँ इसका भी चेयरपर्सन होगा, वो कहाँ से आएगा, इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति बन जाएगा। ये जो मेंबर चुने गए थे ना, ये जो मेंबर्स हैं, इन्हीं में से आपस में ही चुन करके बना देते हैं। और ये इसमें ऑप्शन नहीं है, इधर तो ऑप्शन है कि डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी, इधर तो इनडायरेक्टली ही होते हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही समझो, ये एक ब्लॉक लेवल, एक ब्लॉक है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे कितने ब्लॉक होंगे, इसको समझो ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2, ये ब्लॉक 3, ये ब्लॉक 4 है ना, इसका एक चेयरपर्सन होगा। अभी देखा ना, इस ब्लॉक का भी एक चेयरपर्सन होता है, ये देखो। तो ऐसे इस ब्लॉक का भी कोई चेयरपर्सन होगा, इस ब्लॉक का कोई चेयरपर्सन होगा, इस ब्लॉक का कोई चेयरपर्सन होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन मेंबर होंगे, एक तो देखा मेंबर्स होते हैं, दूसरा हमने देखा कि भाई एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाएंगे इसके भी। और तीसरा कौन होता है इसमें, एक चेयरपर्सन होगा। ठीक, तो ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर इन्हीं, ये जो मेंबर हैं अलग अलग ब्लॉक के, यही लोग आ जाएंगे। और ये मेंबर कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, देखो अभी लिखा था ऊपर, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे उस जिले के लोगों के द्वारा। समझ में आ गया? और ये चेयरपर्सन कहाँ से आएगा, ये चेयरपर्सन आएगा इन्हीं में से, मेंबर्स में से। समझ में आ गया? ठीक, क्लियर है ये बात? स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कॉम्पोजिशन समझ में आ गया कि कैसे काम कर रहा है ये। नेक्स्ट बढ़े आगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, अब देखो विलेज से ऊपर लेवल पर, देखो एक, नेक्स्ट, यहां पे देखो 3 लेवल है, ये विलेज लेवल है, इसको छोड़ दो, इसको रहने दो। अब देखो इसके बाद के जो भी लेवल है, एक ये लेवल और एक ये लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट में एमएलएस भी तो होते हैं, एमएलएस भी हैं, प्लस एमपीज भी हैं। समझ में आएगा? उस डिस्ट्रिक्ट में एमएलएस भी होंगे भाई, अब मान लो भोपाल जिला, उसमें एमएलएस भी होंगे ना, और एमपी भी होंगे। ठीक है ना? तो वो भी मेंबर बन जाते हैं, दे ऑल्सो बिकम्स द मेंबर। ठीक है ना? अब उनकी कैसे कौन बनेगा, ये कौन सब इसके रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कौन डिटरमाइन करता है, एज डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक, विलेज लेवल पे नहीं, विलेज से ऊपर लेवल पर। समझ में आ गया? ठीक, क्लियर। अब विलेज लेवल पर क्या होगा, देखो ये तो विलेज था, यहां पे समझो विलेज है, हर विलेज में एक विलेज पंचायत होगी, विलेज पंचायत होगी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए कि भाई ये ढंग से अपना काम करे, उसके लिए यहां पर एक क्या होती है, हर विलेज में एक होंगी ग्राम सभा। ये कौन है, ये है ग्राम सभा, ग्राम सभा। क्लियर? कौन होगा ये, ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा को क्या बोलते हैं, देखो इसको बोला जाता है, ये फाउंडेशन है,
फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? इसमें होते कौन है बताया था ना अभी, ऑल पर्सन्स जो कहाँ होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, कहाँ पर, इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल में जो भी व्यक्ति, मतलब वो कौन होते हैं, 18+ वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उस गांव के वयस्क लोग, वो उसके मेंबर हो जाते हैं। इसका काम क्या होता है समझो, इसका काम होता है, ये क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, कंट्रोल, एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर, ठीक, किसके, विलेज पंचायत। ठीक, विलेज पंचायत के ऊपर कंट्रोल करने का काम किसका है, इसी का है। ठीक है, नेक्स्ट इधर पे देखो, नेक्स्ट यहां पे ध्यान देना, नेक्स्ट क्या करती है, अब ये इसके पास कौन कौन से फंक्शन होंगे और कौन कौन सी पावर्स होंगी, ये सब कौन डिटरमाइन करेगा। तो इसमें लिख लो एक्सरसाइजेस, एक जगह लिख लो पावर्स एंड फंक्शंस। ये कैसे होगा, एज डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। वहां की स्टेट उनको कौन कौन सी पावर दे रही है, ये उस पर डिपेंड करता है कि स्टेट लेजिस्लेचर उसको कौन कौन सी पावर देगी। समझ में आएगा? कुल मिला के ये क्या करती है, कंट्रोल करती है विलेज पंचायत की। और इसको क्या करती है विलेज पंचायत को, मेक्स देम अकाउंटेबल। ये जो भी काम करते हैं ना उनके लिए जिम्मेदार रहें। कैसे ये करा जाता है, थ्रू रेगुलर सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट समझते हो, मान लो एक एग्जांपल, मान लो कि भाई विलेज पंचायत के ये काम था कि भाई एक स्कूल बनवानी थी वहां पे, ठीक है, अपने गांव में। अब इसने स्कूल बनवा दी, उसके लिए इनको बताया गया था कि भाई हम मान लो कि 500 करोड़ इसके लिए दे रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये फैसिलिटीज आएंगी, ठीक है, ये फलाना फलाना फैसिलिटीज होंगी। अब विलेज पंचायत ने वो काम कर दिया, अब वो चेक करेंगे ना कि भाई काम सही में किया है कि नहीं किया। विलेज पंचायत ने तो अपनी रिपोर्ट बना के दे दी कि भाई हमने काम कर दिया है, इतना पैसा यहाँ यहाँ लग गया, ठीक है, इतना पैसा लगा है, इतना पैसा बचा है, जो जो है उससे अपनी रिपोर्ट दे दी। अब रियलिटी में किसको पता होगा कि भाई सही में काम हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो ग्राम सभा को ही पता होगा ना, वो तो गांव के लोग ही हैं 18+ जिनको थोड़ा सा अवेयरनेस है। वो इसको इसको वो इसकी जो भी रिपोर्ट होगी इसको चेक करेंगे कि हाँ भाई इतना पैसा एलोकेट हुआ था, आपने सब इतना पैसा खर्च किया है कि नहीं किया है, ये फैसिलिटीज बोली गई थी, उन फैसिलिटीज को आपने पूरा किया है कि नहीं किया है। इसी को तो बोलते हैं सोशल ऑडिट। समझ में? समाज खुद से ही आपको ऑडिट कर रहा है, वहां के लोकल लोग खुद से ही ऑडिट कर रहे हैं कि भाई आपने जो भी बोला है, आपको बोला गया था, वो आपने काम ढंग से किया है कि नहीं किया। तभी तो बोल रहे हैं कि अकाउंटेबल ठहराने का काम किसका है, ग्राम सभा का। क्लियर है ये बात? बताओ आगे बढ़े। ग्राम सभा, देखो ग्राम सभा के पास ये पावर है कि भाई विलेज पंचायत, अब देखो समझो इधर पे एक गांव है, ये गांव है, ठीक है, अब इस गांव के अंदर बहुत सारे लोग हैं, इसी गांव के लिए विलेज पंचायत बनी है। अब ये विलेज पंचायत इस गांव के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, इस गांव के वेलफेयर के लिए काम करेगी। अब इनमें से बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग इनमें से जो 18+ होंगे वो क्या बन गए, ग्राम सभा बना ली। अब वही तो देखेंगे कि भाई आपने सारा काम ढंग से किया है कि नहीं, जो जो आपको बोला गया था कि इस टेरिटरी के अंदर आपको जो भी काम बताया गया था करने के लिए, उसको ढंग से किया है कि नहीं किया है। इसी को बोलते हैं कि भाई ऑडिट करना। और ऑडिट कौन कर रहा है, लोग कर रहा है, समाज कर रहा है, इसलिए ये क्या है, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट से ये चेक करता है ना भाई, अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे, करप्शन करोगे, पैसा खा लोगे, तो वो लोगों को बताएंगे ना। ग्राम सभा में लोग इतने भरे हुए हैं भाई, वो सब आप फैमिली वगैरह सब शेयर होंगी, बातें होंगी, तो भाई वहां के लोग फिर नेक्स्ट टाइम उनको वोट डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे। समझा क्या? तो इसलिए ऐसे करके वो अकाउंटेबल बनाती। नेक्स्ट देखो, ठीक, तो अभी क्या बोला हमने कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्पोजिशन कैसा है, ये समझ में आ गया। अब देखो रिजर्वेशन कैसे होता है। अभी मैंने बताया ना कि याद करो, पीछे के पेजेस पलटाओ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने क्या क्या देखा कि भाई एक तो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया जाए, तो इन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया।
बता दिया जाए, कॉम्पोजिशन बता दिया जाए कि किस किस चीज से मिलकर के बनेगा, तो हमने देखा मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, और फिर उसके बाद देखा कि चेयरपर्सन होते हैं, समझा क्या। और फिर उसमें देखा कि तीनों लेवल पर कैसे डायरेक्टली होता है कि इनडायरेक्टली होता है, ये तो पूरा कॉम्पोजिशन देख लिया। नेक्स्ट है इशू है रिजर्वेशन का, उसमें ये भी तो बोला था कि भाई क्लियर कट रिजर्वेशन रख दीजिए, है ना, क्लियर कट रिजर्वेशन होना चाहिए। क्लियर कट रिजर्वेशन रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये भी हमने देखा था कि भाई रिजर्वेशन की बात उन्होंने बोली थी, तो अब रिजर्वेशन को लेकर के क्या फंडा है ये समझ लो, समझ में आ रहा है। रिजर्वेशन को लेकर के इसमें क्या बोला गया है कि भाई कैसा रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए, किसको किसको रिजर्वेशन होना चाहिए, ये सारी बात जो डील करता है वो कहाँ पे डील किया जाएगा, इसी में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमको देखना है कि भाई ये रिजर्वेशन वाला कैसे काम कर रहा है, ठीक। ये रिजर्वेशन वाला ऐसे काम करता है, देखो वापस से वही तीनों ट्राइंगल अपना, बस वो ट्राइंगल दिमाग में रखो, सब चीज ऑटोमेटिक बनने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या बोल रहा हूँ। ये 3 लेवल था अपना, ठीक है। एक क्या है डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है ब्लॉक, और ये क्या है विलेज, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोलता है कि भाई आपके पास जितनी भी सीट है, समझ में आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, ब्लॉक लेवल पर भी, विलेज लेवल पर भी, एससी और एसटी के लिए रिजर्व कर दीजिए। ये कहाँ पे मेंबर्स के लिए बोल रहा हूँ, मेंबर्स के लिए, याद करो 3 सीट देखी थी हमने, मेंबर्स के लिए और चेयरपर्सन के लिए। इस साइड लिख रहा हूँ चेयरपर्सन के लिए, चेयरपर्सन के लिए सीट कुछ रिजर्व होंगी, कुछ मेंबर्स के लिए होंगी। मान लो टोटल 100 सीट है, तो उसमें बोल रहा है कि भाई एससी को एसटी को जब मेंबर्स का चुनाव होता है, समझ गए ना, 2 लेवल बनाया था जो, मेंबर साइड में एससी एसटी को रिजर्वेशन दो, यहाँ पर भी एससी एसटी को रिजर्वेशन दो, और यहाँ पर भी एससी एसटी को रिजर्वेशन दो। मतलब मेंबर्स पर तीनों लेवल पर क्या होना चाहिए, एससी एसटी को रिजर्वेशन होना चाहिए। समझ में आ गई बात। वहां पर क्या देखा था, विलेज लेवल पर भी डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, देखो डायरेक्ट इलेक्शन भी था, डायरेक्ट इलेक्शन भी था, और डायरेक्ट इलेक्शन भी था। और वैसे तीनों लेवल पर एससी एसटी को रिजर्वेशन देना जरूरी था। समझ में आ गया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट दिया हुआ है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये एससी एसटी को जो भी रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, ये काहे के आधार पर देंगे, हम देंगे कि भाई उनकी पॉपुलेशन कितनी है। समझ में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। एक एग्जांपल देख के इसको कर लेंगे, अभी टेंशन मत लो। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, कि उतनी पॉपुलेशन कितनी है। मान लो कि भाई 100 सीट है, जिसमें 10 एससी हैं और 10 एसटी हैं, तो एक एक सीट रिजर्व कर दो, अगर टोटल 10 सीट है तो। समझ में आ गया कि भाई 10 सीट है, 100 लोगों में बटी हुई है, तो भाई एक सीट कितने लोगों में बटेगी, 10 लोगों में, और 10 एससी हैं तो एक सीट उनके लिए कर दो, 10 एसटी हैं तो एक सीट उनके लिए कर दो। समझ आ गया, क्लियर है ये बात। अब मेंबरशिप लेवल पर, मेंबरशिप लेवल पर क्या बोल रहा है, देखो मेंबरशिप लेवल पर तो देख लिया, एससी एसटी और इनके लिए आप रिजर्वेशन करना, ठीक है। प्लस इधर ही पे क्या बोल रहा है, यहां पर ही इसमें बोल रहा मेंबर्स पर ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, मेंबर साइड पर ही बात कर रहा हूं, इधर ये डायग्राम बना दे रहा हूं, मेंबर साइड पर ही बोल रहा है कि नॉट लेस देन 1/3, नॉट लेस देन 1/3 सीट टू बी रिजर्व फॉर वुमेन, टू बी रिजर्व फॉर वुमेन। मान लो वही एग्जांपल, टोटल 100 सीट है, जिसमें से कम 1/3 सीट तो आपको रिजर्व करनी पड़ेगी, मतलब 4 सीट मिनिमम वुमेन्स के लिए रखनी पड़ेगी। लेकिन ये वुमेन्स के लिए है, इसका मतलब ये है कि इसमें एससी एसटी की वुमेन्स भी इंक्लूडेड रहेंगी। एक एग्जांपल देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी अभी बस ध्यान दो क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। एक नॉट लेस देन बोला है, 1/3 नहीं बोला है। समझ में आ गया, नॉट 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भले हो सकता है, समझ में आ गया, लेकिन 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि भाई 10 सीट है, 10 का अगर 1/3 निकालोगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट में आ गया ना, तो मतलब वो 3 सीट नहीं 4 सीट रिजर्व होगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो नॉट लेस देन 1/3 किसके लिए होना चाहिए, वुमेन के लिए होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर चेयरमैन, चेयरमैन तीनों लेवल पर, यहाँ पर भी चेयरमैन होते हैं, यहाँ पर भी चेयरमैन होते हैं, यहाँ पर भी चेयरमैन, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है,
कि भाई इसमें चेयरमैन लेवल पर भी, यहां पर भी रिजर्वेशन फॉर SC ST देना है, ठीक। SC ST चेयरमैन रिजर्वेशन, चेयरमैन पे भी, मतलब ये वाला जो लेवल है ना चेयरमैन लेवल पर, विलेज लेवल पर भी रहेगा रिजर्वेशन, और यहाँ पर भी देना पड़ेगा स्टेट को, समझ में आ गया। यहाँ पर भी अब कैसे दे रहा है वो स्टेट जाने, बट यहाँ के लिए भी रिजर्वेशन फॉर SC ST होगा कि हाँ यहाँ पर भी रिजर्वेशन देना, समझ में आ गया, क्लियर है ना। सारी सीट नहीं रिजर्व करेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन लिखा है ना, और यहाँ पर तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हो गया, और यहाँ पर बताया ना कि यहाँ पे स्टेट अपने हिसाब से जैसे भी उसको सेटिस्फाइड होता है उसके हिसाब से वो डिटरमाइन करेगा। जैसे कि बहुत सारी सीट होती है वहां पर जनरल कैंडिडेट्स नहीं लड़ सकते, समझ में आ रहा है, वो सीट तो रिजर्व कर दी ना इससे। मान लो कि ST की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उस स्टेट में, उस जगह में, तो फिर आप जनरल की सीट कैसे रखोगे वहां पर, समझ में आ रहा है। ये तो स्टेट के ऊपर है भाई, लेकिन रिजर्वेशन देना है SC ST के लिए हर लेवल पर देना है, यहाँ पर ध्यान देना, चेयरमैन लेवल पर भी, विलेज लेवल पर भी, और ब्लॉक लेवल पर भी, ठीक है। यहां पर तो देना ही देना है, पर बुक में ऐसा लिखा है विलेज लेवल, और इनके लिए लिख दिया है और एनी अदर लेवल, ऐसा लिखा हुआ है, समझा गया कि भाई यहां पर तो देना ही है विलेज पर, बट और एनी अदर लेवल पर भी उनको देना है, समझा गया। वो किस पे छोड़ दिया है, स्टेट पर छोड़ दिया है, ठीक है, क्लियर है। और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, देखो एक और बोल रहा है यहाँ पे वुमेन के लिए भी क्या बोल रहा है, 1/3 सीट, 1/3 सीट्स, ठीक। ये भी आपको रिजर्व करनी पड़ेगी फॉर, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पे वुमेन्स के लिए भी 1/3 सीट रिजर्व कर दो। पहले ध्यान में दो तीन ही बात, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल है, विलेज लेवल पर। मेंबरशिप के लेवल पर तो SC ST को रिजर्वेशन होगा, वुमेन को भी रिजर्वेशन होगा, 1/3 1/3। चेयरमैन लेवल पर भी वही चीज चलेगी जो एज इट इज यहाँ पे चल रही है। SC ST के लिए विलेज लेवल में देना है, पर वहां के लिए क्या लिखा है, और एनी अदर लेवल के लिए भी उनको रिजर्वेशन देना है, समझ में, दे सकते नहीं है, ये नहीं लिखा कि दे सकते हैं, वो लिखा है कि देना है, समझ में आ गया। अब वो स्टेट और एनी अदर लेवल में कहाँ दे रहा है ये स्टेट के ऊपर, समझ में आ गया। लेकिन हाँ आमतौर पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर भी रिजर्वेशन है और यहाँ पर भी रिजर्वेशन है, मतलब चेयरमैन लेवल पर, तीनों लेवल पर भी रिजर्वेशन है SC ST को, और मेंबरशिप में भी तीनों लेवल पर रिजर्वेशन है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब रही बात, देखो SC ST और वुमेन का तीनों का देख लिया, SC का क्या रिजर्वेशन है, ST का क्या रिजर्वेशन है, और वुमेन का क्या रिजर्वेशन है, ये भी देख लिया अपन ने। अब बच गया भाई बैकवर्ड क्लास के लिए क्या है, बैकवर्ड क्लास के लिए रहेगा रिजर्वेशन। उसके लिए वो बोल रहा है कि स्टेट के ऊपर है कि भाई देना चाहे तो दे सकता है। इसके लिए क्या है, स्टेट में प्रोवाइड, ठीक है, वो भी कहां पर, एट एनी लेवल, जैसे उसको सही लगे। यहां पर तो भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, या किसी के लिए भी हम बात कर रहे हैं, समझ में, तीनों में कहीं पर भी वो स्टेट के ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं कि भाई आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो, लेकिन किसको देना पड़ेगा, SC ST और वुमेन्स को, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ूं, आप एक एग्जांपल देखते हैं, देखो कैसे इसको हम निकालते हैं रिजर्वेशन। देखो मान लो एक गांव है, ठीक है ना, ठीक है, ये विलेज एक वो है, इसमें 10 सीट है मान लेते हैं अपन, ऐसे करके कितनी सीट है, 10 सीट है, और यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग हैं। 100 कितने हैं पीपल्स, 100 पीपल में 10 सीट, मतलब एक सीट कितने लोगों में होगी, 10 लोगों में। अब इसमें मानते हैं कि भाई 100 लोगों में से 20 SC के हैं, 10 ST लोग रह रहे हैं, समझ में आ गया, और बाकी 70 क्या है, जनरल है, इतने लोग रह रहे हैं, ठीक, जनरल प्लस OBC मिला लो, ये लोग रह रहे हैं, और टोटल सीट कितनी है, सीट है 10। तो सबसे पहले क्या करो, SC के लिए कितनी सीट हो जानी चाहिए, SC के लिए 2 हो जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बोला, इसके लिए 1 सीट हो गया, और यहाँ पे बोल रहा है भाई आपको लगेगा कि अब जनरल के लिए 7 हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो ये गलत है, हम निकालेंगे पहले 100 का 1/3 निकालो, ठीक है, मतलब 10 सीट है, 10 सीट का 1/3 मतलब 3 पॉइंट कुछ, मतलब 4 सीट पहले वुमेन के लिए रिजर्व करनी पड़ेगी हमको, ये रिजर्व सीट करनी पड़ेगी किसके लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। वुमेन के लिए कितनी सीट रिजर्व हो गई, 4 सीट। लेकिन यहां पर देखो ये 3 सीट थी ना,
भाई इनमें भी तो वुमेन होंगी कि नहीं होंगी, ऐसा थोड़ी होगा कि एससी में पूरे मेल को ही लेंगे, यहाँ पे भी तो 1/3 वुमेन के लिए रखना पड़ेगा। तो भाई एससी की कितनी सीट है, 2 सीट है, तो इसका 2 सीट में 1/3 वुमेन को भी तो जाएगी। हाँ वुमेन को भेजते हैं अपन। अब 2 का 1/3 निकालोगे तो कितना निकलेगा भाई, पॉइंट कुछ आएगा 6 करके, मतलब 1 सीट रिजर्व कर दो, मतलब ये 2 सीट में 1 सीट तो वुमेन की हो गई और 1 हो गई मेन की, लेकिन ये वाली तो 1 ही सीट थी। अब इसमें लिखा है कि 1/3, भाई ये तो वुमेन को ही जानी चाहिए, तो ये वाली चली गई वुमेन को। समझा क्या? अब ध्यान दो, यहाँ पर एक वुमेन की सीट ऑलरेडी मिल गई हमको, एक यहाँ पे वुमेन की सीट मिल गई हमको, और टोटल कितनी सीट रिजर्व करनी थी हमको, 4 सीट रिजर्व करनी थी वुमेन की, 2 हमको मिल गई वुमेन की, जिसमें से एक एससी की तरफ से है और एक एसटी की तरफ से है। समझा क्या? और बाकी समझ में आ गया, टोटल 4 सीट वुमेन के लिए रखनी थी, तो 2 जनरल की वुमेन की कितनी सीट हो गई, जनरल प्लस ओबीसी को मिला करके इनकी 2 सीट रिजर्व हो गई, और एक सीट कहाँ की है, एससी की है, और एक सीट एसटी की है। समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? तो टोटल सीट कितनी रिजर्व हो गई, देखो 4 वुमेन की कर दो, 2 + 1 + 1, 2 काहे की जनरल प्लस ओबीसी, ये एससी की रिजर्व हो गई थी, ये एसटी की रिजर्व हो गई थी। अब देखो अब कोई और सीट बच रही है क्या, हाँ ये बच रही, देखो एक मेन वाली प्लस एक मेन, ये मेन कहां से आ रहा है, एससी से आ रहा है। अब बच गई, बाकी कितने हो गए, 2 1 3 1 4 1 5 5। तो यहां पर ध्यान दो, ये जो सीट है 5, ये रिजर्व सीट कहलाएंगी, ये रिजर्व सीट है, और ये जो 5 है ये अनरिजर्व सीट है। समझा क्या? ये जनरल प्लस ओबीसी के लिए, पर इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि ये कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन, कंटेस्ट तो ये भी कर सकते हैं जनरल सीट्स। एग्जांपल से समझ में आ गया क्या बोला मैंने? रिजर्व हो गई ना सीट, सोचो तुमने रिजर्व कर ली सीट, तो तुम्हारी सीट पे कोई बैठेगा, और रिजर्व ही नहीं है वो सीट, तो फिर उस पर तो कोई भी बैठ सकता है। लाइब्रेरी जाते हैं अपन तो ऐसे करते हैं ना भाई, कोई सीट रिजर्व हो जाती है मतलब नाम लिख गया, वहां पर कोई नहीं बैठ सकता। समझ में आ रही बात? रिजर्व सीट का मतलब ये है कि भाई वहां पे कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है? तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्लियर है कि रिजर्वेशन कैसा होगा। कॉम्पोजिशन में क्या बोला मैंने, जो पंचायत होंगे हर लेवल पर, मेंबरशिप लेवल पर डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ठीक है? और चुनेगा कौन उनको, तो अभी बताया मैंने, ग्राम सभा चुनेगा, ठीक है ना? ग्राम सभा क्या होती है ये हमको पता है, ठीक है? ये कैसा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि नहीं है? हाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। कहां पर, कहां पर ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट लेवल पर, है ना? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहां पर, एट ग्रास रूट लेवल, है ना? ग्रास रूट पर, लोकल लेवल पे ही हम अपने रिप्रेजेंट्स को चुन रहे हैं, ठीक है? अब मैंने क्या बताया कि चेयरपर्सन का जो इलेक्शन होगा विलेज लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, पर इंटरमीडिएट और ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसा होगा, देखो अभी क्या बताया मैंने कि इलेक्शन कैसा होगा, इलेक्शन ये विलेज है, ये ब्लॉक है, और ये कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहां पर मेंबर्स का इलेक्शन कैसा होगा, और चेयरपर्सन का क्या है, ठीक? यहां पर क्या बोला मैंने, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, यहां पर डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, पर यहां पर इनडायरेक्ट होगा, यहां पर इनडायरेक्ट होगा। समझ में क्या? ठीक है? प्लस क्या बताया मैंने, यहां पे जो भी इलेक्टेड होंगे इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो एक्स ऑफिसियो हो जाएंगे ना, एक्स ऑफिसियो वाला कंसेप्ट चलता है, ये भी याद रखना, ठीक? ठीक है? प्लस क्या बताया मैंने, एक स्टेट लॉ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एमपीज और एमएलए का भी रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं इन कमिटीज में, जो भी कमिटीज बनती है ना, इनका भी रिप्रेजेंटेटिव हम इनको बना सकते हैं। समझ आ गई ना बात? तो रिजर्वेशन देख लिया, कॉम्पोजिशन देख लिया, ग्राम सभा देख लिया, 3 टियर स्ट्रक्चर देख लिया। क्लियर है? कोई डाउट है? एक बार बुक पढ़ना, कोई डाउट आएगा तो आप
बता देना मेरे को। कोई डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट? ठीक है, रिजर्वेशन वाला एक बार अच्छे से देख लेना।